दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है, हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब उसी क्रम में यदि मैं बात करूं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो 10वीं जो फाइनल 10 ईयर जो फाइनल प्लान था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि आवंटित की जा रही थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो 75:25 में विभाजित की जा रही थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 65 से 35 के अनुपात में से रखा गया था। कहने का मतलब है 65% केंद्र सरकार देगी और 35 राज्य सरकार देगी। उसी प्रकार से जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको 50-50% में डिवाइड कर दिया था कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि संपूर्ण भार केंद्र सरकार में ना रहते हुए अपना अपना शेयर राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार देगी और 50% में इसे बांट दिया गया। ठीक है। और इस योजना का जो मूल उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इस योजना का नाम क्या था? मानव विकास मंत्रालय इसको रखा गया था। अब वर्तमान समय में अगर कभी क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया है, वो शिक्षा विभाग इसको परिवर्तित कर दिया गया है। और जो मानव विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कभी, क्योंकि उत्तराखंड का जो पेपर है तो उसमें ऑब्वियसली ये पूछा जा सकता है। और इस मंत्री परिषद का यदि मैं बात करूं, शिक्षा विभाग की यदि मैं बात करूं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, इसी के देखरेख में ये चीज़ें होती हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान की यदि मैं बात कहूं आपसे, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, क्योंकि उसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा दिलाना की व्यवस्था इसके अंतर्गत प्रावधान लाया गया था। जब जिस समय 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में, जो भारत के जो अलग अलग प्रदेशों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा से भी जोड़ा जाए और 1 से लेकर 5 तक की निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाए। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारा पूर्ण भारत शिक्षित हो और शिक्षित समाज का निर्माण हो। एक अनपढ़ समाज का निर्माण जो था उसका कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करना था, मतलब उसको उस प्रथा को तोड़ना था और सभी को शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करना एक उद्देश्य था। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा के तौर पर रख दिया गया था। यदि मैं बात करूं आरटीसी एक्ट के अंदर, तो 2009 में जो सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए 2000 से लेके 2010 की यदि मैं बात करूं, उसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। सर्व शिक्षा अभियान को सफलता बनाने के लिए जो सफल, मतलब सफल किस प्रकार से बनेगी, ये हमें बात करनी है। इस पे सफलता तब प्राप्त होगी जब इस सर्व शिक्षा का इम्प्लीमेंट समाज में, जब बच्चों को पूर्ण तरीके से इसका लाभ प्राप्त हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा आप, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2010 तक सभी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का स्तर की शिक्षा पूर्ण करना इसके अंदर लाया गया था। मतलब जो बच्चे 10 वर्ष की आयु से ऊपर थे, ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, माध्यमिक शिक्षा को भी ग्रहण करने के बाद, अब हम बात करें उच्च शिक्षा की, उच्च शिक्षा की तरफ बच्चों को अग्रसर करना। प्राथमिक उच्च शिक्षा, अब प्राथमिक उच्च शिक्षा पहले हमारी क्या होती, प्राथमिक शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक प्राइमरी का जो आ जाता है कक्षा 6 से लेकर ना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा कहलाई जाती है वो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करें तो इसके अंतर्गत भी इसे निःशुल्क तौर पे इसे लाया गया और इसको भी इम्प्लीमेंट में लाया गया, बच्चों को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात रहा था वो रहा था 1:40 के आसपास, इनके अंतर्गत ये रहा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत, दोस्तों नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या था, वो था 1:40 के अंतर्गत रेशियो में इसे विभाजित कर दिया गया था। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आयोग सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। अब 21 तारीख को जो पेपर है उसमें आप बिल्कुल भी संकोच मत करना, अगर ये आ जाता है इसे लर्न कीजिए,
ठीक है, क्योंकि आपको ये निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर पर OPC प्लस DEO का पद होता है। कहने का तात्पर्य है, जब हम किसी सर्व शिक्षा अभियान को समाज में इम्प्लीमेंट ला रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा। पहले जिला स्तर से यदि मैं बात करूं, सीधे मैं जिला स्तर पर ही आ रहा हूं। जिला स्तर पर एक मुखिया होगा, इसका सर्व शिक्षा का एक मुखिया बनेगा, उसके ऊपर भी एक मुखिया बैठेगा जो उसकी देखरेख करेगा। जिसे हम कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का पद नॉमिनेट किया जाएगा, उसको उसके अंतर्गत उसका एक पद होगा, उसके अंतर्गत इसको इन दायित्वों को उसके अंतर्गत निर्वाह किया जाएगा, दायित्व सौंपे जाएंगे। ठीक है, अब बात करूँ मैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों व आर्थिक नामांकन करने वाले विद्यालयों को अपने स्तर से स्व मूल्यांकन करने की योग्यता की बात कही गई। इसके अंतर्गत जो भारत का जो शिक्षा विभाग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो आदर्श पहल थी, उसके अंतर्गत ये कहा गया। तो आदर्शता के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे जो विद्यालय, उनकी बात कर रहा हूँ, और जिसमें अधिक से अधिक नामांकन हो सके। जब हम आदर्श विद्यालय को बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें छात्र संख्या को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेन उद्देश्य हो जाता है कि छात्र संख्या का अधिक होना और छात्रों का नामांकन अधिक संख्या में हो, और विद्यालय को ये दायित्व दिए गए, विद्यालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसका स्व मूल्यांकन स्वयं अपने स्तर से कर सके। अब आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार यदि हम देखें, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक की बात यदि हम करें, तो इनकी कापियाँ कहाँ चेक होती हैं? विद्यालय स्तर पर चेक होती हैं। क्यों? यहाँ पर शिक्षक इनकी स्वमूल्यांकन करते हैं, उसके आधार पर उनका परीक्षाफल तैयार किया जाता है। अब यदि मैं बात कहूँ 10+2 की बात करूं, तो उनकी जो कॉपी जो चेक होती है, एक संस्थान के अंतर्गत उसे चेक किया जाता है। तो एक उसकी कमेटी बनी थी, कोर कमेटी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। जब उसमें जो बोर्ड परीक्षाओं का उसका अवलोकन किया जाता है, अवलोकन किया जाने के बाद ही उनका मूल्यांकन होता है। अब ये विद्यालय स्तर पर ना होके ये किसी पर्टिकुलर जो जिला स्तर पर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनका मूल्यांकन होता है। अब यदि मैं बात करूँ प्राथमिक शिक्षा की, तो उसके अंतर्गत जो विद्यालय स्तर पर इनका मूल्यांकन होता है। ठीक है, शाला सिद्धि योजना, इस योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया है। ठीक है, मैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में नोडल एजेंसी, जिसे हम राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, या हम इसे ये भी कह सकते हैं राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का अध्ययन शिक्षा मंत्री होता है। अब जो सर्वप्रथम जो शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, जो जन्म हुआ, जो जननी कहा जाता है, जो यदि हम प्राथमिक शिक्षा को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। अब शिक्षा अभियान को संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर क्या होगा? ये नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, नोडल एजेंसी तैयार होगी। अब जैसे हम कहें, यदि हम बात करें राजस्थान की, यदि उत्तराखंड की बात करूं मैं, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा के दिया जा सकता है कि प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इसका जो शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है शिक्षा मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान समय में 200 कस्तूरबा गांधी छात्रावास संचालित हैं। सर्व शिक्षा को समवर्ती क्षेत्र में भी इसको 1976 में सम्मिलित किया गया था। अब यदि मैं कहूँ कस्तूरबा गांधी जो विद्यालयों को प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जा चुके हैं, प्रत्येक जनपद में भी ये कस्तूरबा गांधी कॉलेज खुल रहे हैं। और यदि मैं बात कहूँ इनकी अधिक से अधिक जो संख्या है, कस्तूरबा गांधी वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय में राजस्थान ऐसा एक राज्य है जहाँ पर कस्तूरबा गांधी से संबंधित 200 विद्यालयों का छात्रावास संचालित हो रहा है। और शिक्षा की जो समवर्ती सूची के अंतर्गत, अब जो शिक्षा की जो समवर्ती सूची थी उसमें 1776 में इसको शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? 1776 में इसको शामिल किया गया। और अगर हम आगे इसमें चर्चा करें तो बालकों के लिए विद्यालयों की दीवारों पर चित्र बनाकर उन्हें दिखाने की जो चीज़ है आज वर्तमान समय में भी चल रही है। यदि प्राथमिक स्तर की बात करूं, अगर आप प्राथमिक विद्यालय, यदि किसी ने देखा होगा प्राथमिक विद्यालय में यदि आप जाइए तो
विद्यालय का जो कक्ष है वहाँ पर बच्चे को आसान तरीके से समझाने के लिए ABCD, अलग अलग तरीके के फूल, अलग अलग तरीके के फल, जिससे कि बच्चा जल्दी सीखे, बच्चे के अंदर वो लर्न करने की क्षमता बढ़ जाए। ये चीज़ें उसके अंतर्गत थी। और ये जो छात्रावास, जो छात्रों के लिए, जो छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास का निर्माण किया गया है। कस्तूरबा गांधी कॉलेज जो बनाए गए हैं उसमें छात्रों के, अब जो बॉयज या छात्रों की बात करूँ तो विद्यालय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसी चित्रकारी दीवारों पर की जाती है जिससे कि बच्चा आसानी तरीके से सीख सके और समाज की परिपाटी का निर्माण कर सके। ठीक है, ये अब बात करूँ मैं थोड़ा सा आपको डीपली, जो क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लोक जुगल कार्यक्रम राजस्थान में इसको चलाया गया था, क्योंकि राजस्थान से ही प्राथमिक शिक्षा का उदय हुआ था। प्राथमिक शिक्षा को वहीं पर ये सर्वप्रथम इम्प्लीमेंट में लाया गया था। आई होप आप सभी लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होगा। अब यदि मैं बात करूँ सर्व शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 से इसका शुरुआत हुआ। अप्रैल 2001 से इसका प्रारंभ हुआ। इसके समय जो अप्रैल 2001 में कौन प्रधानमंत्री था, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय। ठीक है, इसके अध्यक्ष। और भारत में 2001 में लगभग 8 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। 2001 की बात करें, अब शायद मेरे ख्याल से ये संख्या बढ़कर बहुत अधिक होगी। यदि 2001 से लेकर अभी वर्तमान समय की बात करें 19 साल के दौरान, तो अगर 19 साल में तो 8 लाख से भी ज़्यादा विद्यालयों का निर्माण हो गया होगा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट फिगर मेरे सम्मुख से नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया जाता है, ये कहेगा कि भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2001 में कितनी थी। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सटीक, आपको होना चाहिए 8 लाख प्राथमिक विद्यालय का खोला गया था। यदि वर्तमान संख्या पूछी तो मुझे लगता है कि ये संख्या 14 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। अब बेसिक शिक्षा प्रणाली सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू की। अब बेसिक मतलब कंपलसरी कर दी गई है। बेसिक सभी को, बेसिक मतलब जो बौद्धिक तौर पे जो ज्ञान देना, बौद्धिक तौर पे संचालित करना, बच्चे को प्राथमिक तौर पे तैयार करना, ये जो प्रणाली थी, जो शिक्षा का जो एक नियम था, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना जहाँ पर इस चीज़ को पहले तौर पर लागू किया गया था। अब बात कहूँ मैं संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया गया, उसको प्राथमिक तौर पे रखा गया। 45वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसको प्राथमिकता दी गई, इसलिए यहाँ पर इस शिक्षा का प्रावधान को यहाँ पर इम्प्लीमेंट लाया गया। इसको संशोधित भी समय समय पर किया जा रहा है। अब बेसिक शिक्षा की संस्तुति जाकिर हुसैन समिति ने की गई थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे। समिति की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समिति के जो अध्यक्ष थे वो जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, जाकिर हुसैन समिति ने इसका क्या किया था, निर्माण किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट में लाई। इस अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना अब आ जाता है इसी के अंतर्गत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। ठीक है, अब अगले टॉपिक में यदि हम बात करें बेसिक शिक्षा का जन्म, बेसिक शिक्षा का जन्म की बात कर रहे हैं हम। देखो, सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2001 से इसका उदय हुआ। अब मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। बेसिक शिक्षा का जन्म 1921 में हुआ था। इसकी जो अवधि थी, जो बेसिक शिक्षा की जो अवधि थी वो 7 साल थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बन रहा है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का बन रहा है ये देखिए। बेसिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की थी, 2, 3, 7, 6। आपका क्वेश्चन सटीक होना चाहिए, 7 वर्ष के लिए ये बेसिक शिक्षा को लागू किया गया था। अब जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा की रिपोर्ट देखो 1921 में इस समिति का उदय हुआ, और उसके पश्चात इस समिति ने, जाकिर हुसैन समिति ने 1936 में अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को सौंपी। कौन सी, बेसिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा इससे अगला टॉपिक जो आएगा
वो शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, ये महत्वपूर्ण है। इस पे हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, इस पे हम अलग से चर्चा करके आपको समझाएंगे। जितने भी छात्र छात्राएं अभी ऑनलाइन इसको देख रही हैं, कृपया करके इसे कंटिन्यू बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके अंतर्गत कुछ आपको बता देता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अधिनियम अभियान, यदि मैं बात करूँ केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA 2001 से 2016 से 2017 में प्रारंभ किया गया था। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से। केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान था 2016 से 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था, और विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% इसमें महिलाएं होनी चाहिए, इसकी ये शर्तें थी। और SMC की जो बैठक थी, जो 3 माह में इसको कराने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। 50% इसमें महिलाएं होनी चाहिए, 50% इसमें मेल होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। हो सके इसे अपने दोस्तों जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें शेयर कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।